नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राकेश सिंह जी। आप बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी हैं। सर्वप्रथम सर हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हरेंद्र जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। जी, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि हमारा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व आज एक वैश्विक महामारी कोविड-19 जो कि कोरोना नामक वायरस से फैला उससे प्रभावित है। और हालांकि सुखद संकेत अभी हमारे पास ये हैं कि हम लोग काफ़ी हद तक इस महामारी पर नियंत्रण पा चुके हैं और इसके वजह से हम देख रहे हैं पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक लगातार हम लोगों ने इसके दूसरे लहर को भी झेला, अपने में से तमाम लोगों को हम लोगों ने खोया और हमारी तमाम जो गतिविधियां रही, तमाम जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। और इन सारे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है जो निश्चित रूप से हमारे चातुर्दिक विकास के लिए कहें और सर्वगुणों को विकसित करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, और वह क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। और एक तरह से कहें तो शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और जैसे आपातकाल की स्थिति होती है तो सच में कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपातकाल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई इस कोरोना काल में। कोरोना ने जो हमारे बच्चों को और हमारे शिक्षा व्यवस्था को जो दंश दिया है, जो दर्द दिया है, उसको हम लोगों ने कैसे कैसे झेला है, आज हम विस्तार से इन सारे मसलों पर चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आज हम बात कर रहे थे, हमारा विषय है कि कोविड काल में शिक्षा व्यवस्था। और शिक्षा व्यवस्था में जो प्राइमरी एजुकेशन है एक तरह से नींव है और बुलंद इमारत एक बुलंद नींव पे खड़ा होता है और हमारा नींव ही कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा था। हमारे बच्चे स्कूल से लगभग 1.5-2 साल होने जा रहे हैं स्कूल से विरत थे और आज तो ये बड़ा सुखद है कि आज हम लोग इस साक्षात्कार को कर रहे हैं और आज से ही हमारा विद्यालय पुनः प्रारंभ हुए हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस दौरान जो शिक्षा के साथ तमाम घटनाएं घटी उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निस्संदेह हरेंद्र जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। जब हमने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया 19 फरवरी को और ठीक 10 दिन बाद कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया। ऐसे में हम लोग उस समय तक नहीं सोचते थे कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम शिक्षा व्यवस्था को, बेसिक एजुकेशन को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। उसमें थोड़ा दिक्कतें हुई, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो कुछ करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि बच्चे बैठे रहेंगे तो फिर उनके ज्ञान में कमी होगी, उनके चातुर्दिक विकास में, जैसा कि आपने बताया, उसमें कमी होगी। तो हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमने एक जनपद स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फिर इसके बाद हम लोग ब्लॉक स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और फिर हम लोगों ने न्याय पंचायत और स्कूल स्तर के भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। और इसके बाद टीचर्स को जोड़ा, बच्चों को जोड़ा और फिर जनपद स्तर से जो कंटेंट हमें मिलते थे, जो शैक्षणिक सामग्रियां मिलती थी, उनको उस ग्रुपों में भेजते थे। एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि डाटा की उपलब्धता, स्मार्ट मोबाइल की उपलब्धता निस्संदेह कम थी, लेकिन हम लोगों ने शुरुआती दौर में 25 से 30% बच्चों को इससे जोड़ने का काम किया। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे विभाग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी काम हुआ, जिसमें दीक्षा ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यह एक ऐसा ऐप है कि इसमें कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे सिलेबस उपलब्ध है। सारे के ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, सिखाना है बच्चों को, आप उस के माध्यम से दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं और बच्चे को कंटेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे मिशन प्रेरणा ग्रुप पे उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन प्रेरणा के तहत एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एजुकेशन क्वालिटी को लेकर चलाया जा रहा है। तो इसके तहत हम लोगों ने बच्चों को कंटेंट भेजे और बच्चों को उससे जोड़ने का काम। जी, तो ये तो हुआ मिशन प्रेरणा और दीक्षा ऐप के माध्यम से। जब कोविड काल चल रहा है और कोविड काल में लॉकडाउन की स्थिति, विद्यालय बंद है, तो बच्चे हमारे शिक्षा से विरत न हो, उनकी पढ़ाई जारी रहे। अब थोड़ी बहुत समस्याएं इस दौरान ये आई कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके पास ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस करने की व्यवस्था नहीं है, किसी के पास डेटा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए? इन बच्चों के लिए हमने जब इस बात को समझा कि 30% से अधिक हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर कैसे हम लोग क्या कुछ करें कि हर बच्चे तक हमारा एसेस हो, रीच हो। इसके लिए हम लोग बनारस से अपने एक कार्यक्रम मेरा घर मेरा स्कूल कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत किया। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि घर के पास ही स्कूल हो
और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपने शिक्षकों के माध्यम से और गांव के जो पढ़े लिखे युवा थे जो कि अपनी इच्छा से एक सोशल वर्क करना चाहते थे, एजुकेशन में वो आना चाहते थे कि हम समाज सेवा के रूप में इस फील्ड को लेंगे, हमने पूरे सेवापुरी में पहले मॉडल के तौर पर इसकी शुरुआत की। और हमने गांव के ऐसे युवा युवतियों जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से इस कार्य को करने की हामी भरी, उनको बाल पथिक और युवा पथिक के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया। और ये योजना सेवापुरी में जब लॉन्च हुई तो हमने पूरे ज़िले में लॉन्च किया। तो अब इसका फ़ायदा ये रहा कि जो बच्चे स्मार्टफोन नहीं रखते थे, जिनके पास कंटेंट नहीं पहुंच पाते थे, सीधे ऑफलाइन माध्यम से भी हम उनको कंटेंट पहुंचाने लगे। और एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी इसका प्रभाव आया कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो पाई, बल्कि हमने तो सेवापुरी में काफ़ी अच्छा काम करके अब उनके सारे बच्चों को प्रेरक बनाने का काम कर लिया था, जो लगभग पूर्ण हो गया था। और इसी कोरोना काल में हुआ। चुनौतियां थीं, लेकिन चुनौतियों का विकल्प भी हम लोगों ने दिया। मेरा घर मेरा विद्यालय आज पूरे उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लास के नाम से चलाया जा रहा है। और कोरोना की ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं कि घर के पास ही में विद्यालय संचालन करना होगा, 4 बच्चों को लेके करना होगा, 10 बच्चों को लेके करना होगा, उसकी भी स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई है। और प्रेरणा साथी का चयन लगभग जनपद में 18,000 प्रेरणा साथी का चयन हुआ है, जो कि स्वयं सेवी रूप से इन बच्चों को कंटेंट ले जाने में, उनको पढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में हमने शिक्षा व्यवस्था को जारी रखा। जी, निश्चित रूप से चुनौती हमारे सामने बहुत विकराल है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती में भी हमने अपनी इस व्यवस्था को बनाए रखा, ये वाकई काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय कदम है कि आपने इस तरीके के कदम उठाए और लोगों को जोड़ा। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि जो हमारे विद्यालयों के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको लेकर के, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात की जाए, वहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो हम लोग कहाँ पाते हैं? हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और जो निःशुल्क है, तो इस व्यवस्था को हम लोग इस मुख्य धारा में कैसे ला पा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या छूट रहा है, इसके बारे में क्या है? देखिए, सरकार जब से ये बनी 2017 से ये सरकार आई और इसने एक मिशन के रूप में कि स्कूलों का भौतिक कायाकल्प बेहतर हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कायाकल्प योजना को लागू किया। उसके तहत स्कूलों में 14 पैरामीटर्स के तहत सारे काम होने थे। उनके बाउंड्री वॉल है, टाइलीकरण है, दिव्यांग टॉयलेट है, बॉयज़ यूरिनल्स है, गर्ल्स यूरिनल्स है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, जितना रनिंग वाटर है, जितनी भी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें थी उसमें हम लोगों ने काम किया। और ये ग्राम पंचायतों के सहयोग से, स्वयंसेवी संस्थाओं के, स्मार्ट सिटी के सहयोग से हुआ है। और ये कंसेप्ट अब काफ़ी बदल गया है। पहले हमने जब इस पे काम किया तो इसका प्रभाव ये रहा कि भौतिक वातावरण को देख के, देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चों का आकर्षण होता है वो मुख्यतः इस कारण होता है कि बिल्डिंग बड़ी है, साफ़ सुथरी है, अच्छे ढंग से मेंटेन है। इन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने बेसिक एजुकेशन को उस तरह से तैयार किया और स्मार्ट स्कूल की कंसेप्ट को भी हमने लागू किया। तमाम स्वयंसेवी संस्थानों से हमने स्मार्ट क्लासेस के लिए टीवी और उनके लिए कंटेंट और ये सारी व्यवस्था करवाई। और ख़ुद कुछ सरकार के सहयोग से भी हमने सेवापुरी में सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कर दी। आज स्थिति ये है कि स्मार्ट स्कूल के रूप में हमारे पास इतने अच्छे स्कूल आ चुके हैं कि हमारे बच्चे आकर्षण का केंद्र बन गए। अभी मछोदरी एक स्कूल हमारा है, वहाँ पर मेरे पास 500 ही सीटें हैं, बट 2500 फॉर्म आ गए। अब वहाँ पर प्रवेश लेना एक चुनौती बन रही है। गत वर्ष के सापेक्ष नामांकन में लगभग 10,000 की वृद्धि हुई है और लगातार नामांकन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम हर एक उस कार्य को बेहतर ढंग से कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन क्वालिटी हो, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प का काम है। दोनों कार्यों में बनारस बेसिक शिक्षा ने बेहतर काम किया है और इसी का परिणाम है कि लगभग 1.5 सालों से विभाग के जो मूल्यांकन होते हैं, जो रैंकिंग होती है, उसमें उत्तर प्रदेश में प्रथम पायदान पर जनपद वाराणसी लगातार बना हुआ है। जी जी, ये अच्छी बात है कि इस तरह के योजना है भविष्य के लिए और लगातार उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब हम बात कर लें थोड़ी, आप बेसिक शिक्षा का जो व्यवस्था है उस टीम के लीडर है इस जिला के, और आपके नेतृत्व में ये सारा कार्य चल रहा है और हो रहा है। तो जो हमारे शिक्षक हैं उनको लेकर के, उनके जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं विभाग के द्वारा जो दी जाती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कई लोगों को शिकायत रहता है। तो इन सब पर आपकी नज़रिया क्या है? आप अभी देखिए, इस बारे में मेरा अपना मानना है कि जब तक हमारा शिक्षक खुशहाल नहीं होगा
तब तक हम उससे शिक्षा की गुणवत्ता की बात करना बेमानी है, हम नहीं समझते कि उचित होगा। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया कि हमारा शिक्षक को, जनपद वाराणसी के समस्त शिक्षकों को समस्या मुक्त बनाना है। इसके लिए हमने उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी उनकी जो मांगें थी, जो उनके कार्य थे, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान या उनके पदोन्नति के संदर्भ में जो भी चीज़ें थी, हमने एक त्वरित कार्रवाई की, त्वरित निर्णय लिए। सीएल के हुए, सीसीएल के हुए, मेडिकल के हुए, उनके जो एरियर हैं, नए शिक्षकों का पदस्थापन है, उनकी पोस्टिंग है, जो भी काम सारी कुछ ऑनलाइन पूरी पारदर्शिता के साथ हमने किया। अभी जनपद वाराणसी के शिक्षकों को समस्या मुक्त करने के लिए हमने शिक्षक समस्या समाधान दिवस का आयोजन किया था। इसका आयोजन पूरे विकास खंडों में किया गया था और शिक्षकों से ये समस्याएं मांगी गई थी। जिन भी शिक्षकों ने वहाँ पर अपनी समस्याओं को रजिस्टर्ड कराया था, उन सारी लगभग 700 के आसपास समस्याएं आई थी। उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और कोई भी शिक्षक किसी भी कार्य को उसका अवरोध नहीं होता है। पूरी ऑफिस को पारदर्शी बनाया गया है। शिक्षकों से बस मेरा यही अनुरोध रहता है, उनसे मैं यही कहता हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप, मोबाइल, मेल या किसी पे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कहते हैं, और जैसे शिक्षक अपने कार्यों को बताते हैं वो तत्काल उनके कार्य हो जाते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेसिक शिक्षा में हमारे शिक्षक एक बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी जी, तो निश्चित रूप से इसमें आपका जो सहयोग है और उनके प्रति जो आपका समर्पण है और जिस कुशलता से आप उनके प्रति आप जिस तरीके से स्टेप लेते हैं, यह सराहनीय है। अब थोड़ी बात करते हैं कि आपके पास अभी बेसिक शिक्षा में अगर वाराणसी जनपद की बात की जाए तो कितने कार्यरत बल हैं और कितना खाली सीटें हैं और बच्चों की क्या स्थिति है? देखिए, वाराणसी जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है जहाँ पर शिक्षकों की कमी नहीं है। लगभग 9,000 के आसपास शिक्षक है। जी जी। 1,99,000 के आसपास बच्चे हैं जो परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ रिक्तियाँ फ़िलहाल नहीं हैं, सारे पद भरे हुए हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है। गत वर्ष के नामांकन के सापेक्ष लगभग 16,000 हमारा नामांकन बढ़ा है और इस बार हम इसको 30,000 करने के प्रयास में है कि हमारे बच्चों का नामांकन बढ़े। जी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके यहाँ कोई रिक्ति नहीं है और कार्यरत बल आपके पास पूरा है और बेसिक शिक्षा का कायाकल्प तो होगा ही। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस बार अब नई शिक्षा नीति ला दी है, तो नई शिक्षा नीति को लेकर आप बेसिक शिक्षा में किस तरह से उसको शुरू करवा रहे हैं, कहाँ तक क्या पहुँचा देखिए, है, अभी क्या मिशन है? नई शिक्षा नीति का कॉन्सेप्ट है, अभी तो चर्चा पर चर्चा का विषय है। लेकिन जो भी नई शिक्षा नीति आ रही है उसका उद्देश्य है शुरू से ही बच्चों को उनके रुचि के अनुसार शिक्षा देना। अगर बच्चा हमारा टेक्निकल माइंड का है, हमारा बच्चा साहित्यकार बनना चाहता, हमारा बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता, किस इंटरेस्ट का बच्चा है, उसकी काउंसलिंग करके शुरुआती दौर से ही बेसिक बुनियादी कोर्स से ही उसको हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ेंगे। और इस शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चे को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जैसे ही नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, जनपद वाराणसी में उसको हम लागू करेंगे। जी जी, तो ये रही नई शिक्षा नीति से संबंधित बात। अभी कोविड काल चल ही रहा है एक तरह से, फिर भी तमाम जो उसके एसओपीज हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए विद्यालयों को प्रारंभ कर दिया गया है। और तो इसमें आपके तरफ से किस तरह के निर्देश हैं विद्यालयों को, ताकि वहाँ पे अभिभावक, शिक्षक और बच्चे उनका पालन करें, स्वस्थ रहें और अपना ज्ञानार्जन करें? देखिए, हमारे जो एसओपी है, कोरोना चूँकि अब एक तरह से जीवन के साथ ही जुड़ गया है, हमें ये मान के चलना है कि कोरोना भी साथ साथ चलेगा, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था भी संचालित करनी है। इसको देखते हुए हमने जब स्कूल खोला उसके पूर्व ही स्पष्ट निर्देश थे पंचायतों को और नगर निगम को। हम लोगों ने बता रखा था कि स्कूलों की साफ़ सफाई कराना है, सैनिटाइजेशन कराना है, बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य रूप से हो, वहाँ पर उनको हाथ धुलने की पर्याप्त व्यवस्था हो, और रसोइयाँ जो खाना बना रही हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाए, हमारा टीचर्स का वैक्सीनेशन हो जाए। ये सब कार्यों को करने के बाद ही हम लोगों ने स्कूल खोला है। अभिभावकों से सहमति पत्र भी लिया है ताकि वो सहमति पत्र दे दें कि उनका बच्चा हमारे स्कूल में आ रहा है। और अब हम प्रयास करेंगे अगले चरण में कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों की भी वैक्सीनेशन का 100% कार्य पूर्ण हो जाए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है ताकि हमारे बच्चों के शिक्षा में कोई बाधा न चले। और जितनी भी एसओपीज़ थी सारे के बारे में स्पष्ट निर्देश सारे लोगों को, कक्षा 1 से 8 तक के इंस्टीट्यूशंस को, उनके प्रिंसिपल्स को,
संबंधित प्रबंधक को दे दिए गए। और मुझे अच्छा लगा कि आज मैंने खुद 2-3 स्कूलों को देखा, जिसमें भिटारी और मड़ुआडीह 2 स्कूलों को मैंने देखा और देखा कि कैसे SOP का अच्छे तरीके से पालन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, कोरोना से भी हम लोग निपटने के लिए तैयार रहेंगे और शिक्षा को भी उसी के साथ आगे ले चलेंगे। तो इस दौरान हम लोग देख रहे थे कि बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती थी, तो क्या उस दौरान भी जब विद्यालय बंद थे, भौतिक रूप से खुल नहीं रहे थे, तो उस दौरान क्या व्यवस्थाएं थीं और अभी क्या व्यवस्थाएं, अब उनको भोजन भी मिलेगा जब स्कूल शुरू हो गया था? देखिए, उस समय लॉकडाउन की अवधि में जो भी बच्चे को हम लोग MDM नहीं दे पाए, उससे संबंधित जो कन्वर्जन कास्ट का पैसा था, चाहे बच्चे को खाद्यान्न था, हम लोगों ने उसको खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में लिया और उनके अभिभावकों के खाते में भेजने का काम किया है। आज स्कूल खुलने के पहले तक की सारे बच्चों के खाते में सारी धनराशियाँ और सारे खाद्यान्न वितरित कर दिए गए हैं, सबके खाते में पहुंच गए हैं। चूँकि आज से हमारा स्कूल प्रारंभ हो गया है, तो आज से बच्चों को पका पकाया गर्म भोजन दिया जा रहा है। और बच्चे, अभी मैं मड़ुआडीह स्कूल में था, मैंने भी खुद टेस्ट किया उस भोजन को, काफ़ी गुणवत्तापूर्ण भोजन था। मुझे उम्मीद है कि पूरे जनपद में हम बच्चों को इस स्थिति के बाद पहली बार उनको भोजन दे रहे हैं और एक अच्छा खाना उन्हें मिलेगा ताकि उनका पढ़ाई में मन लगे। जी, भोजन के अलावा बच्चों को और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं स्कूल के माध्यम से? अभी देखिए, जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, बच्चे को ज़रूरत किताबों की पड़ती है। सबसे पहला स्टेप हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, हम बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देते हैं। इसके बाद थोड़ा ठंडी का समय आता है, जूता, बैग, स्वेटर, मोजा, ये सब निःशुल्क होती है। और ये सारी कुछ बच्चों का MDM, बच्चों को वर्क बुक, वर्कशीट, ये सारी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। और लगातार पिछली साल भी हम लोगों ने 100% बच्चों को दिया है, इस बार भी हम 100% बच्चों को देंगे। एक तरह से ये कहिए कि बच्चे के अभिभावक को ये नहीं सोचना है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है विभाग उनको मुहैया करा रहा है और उनके पठन पाठन में पूर्णतः सहयोग कर रहा है। जी, निश्चित रूप से ये सारे अपेक्षित सहयोग मिल रहे हैं और इसका लाभ लोग ले भी रहे हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि आप स्वयं में एक शिक्षाविद भी हैं और एक लंबा अनुभव है आपका, एक लंबा कार्यकाल है इस फील्ड में। तो आप जो हमारे यहाँ अभी क्लासरूम टीचिंग है या जो वर्तमान में ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो इस व्यवस्था में क्या आप किसी तरह के प्रयोग की भी अपेक्षा करते हैं? इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है? क्या यही शिक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए या कुछ इसमें प्रयोग की ज़रूरत है? देखिए, प्रयोग तो बहुत बड़ा कोरोना ने सिखा दिया जी कि हमें कैसे पढ़ना पढ़ाना है। क्योंकि हमारा जो बेसिक शिक्षा परिषद था, पहले प्राइवेट स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो सकती थी, सोचा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा नया प्रयोग तो हमने खुद किया कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे बच्चों को दी जा सकती है, एक सपने सरीखे था। लेकिन हम लोगों ने इसको एक प्रयोग किया और प्रयोग को हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में लिया और चुनौती को हम लोगों ने साकार किया। और जब हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया था तो कई लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या बेसिक एजुकेशन में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा सकता है। ये कल्पना तो नहीं, कोई कपोल कल्पना तो नहीं। लेकिन हमारे शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने विभाग के अधिकारियों को, अपने जिलाधिकारी को, कि हम सारे लोगों ने, पूरी टीम ने एक नया आकलन ले आए और इससे बच्चों को हम लोग एक नई विधा से जोड़ने का काम किए हैं। और हमारे शिक्षक अब जो कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन हो रहा है। जी, परिवर्तन बहुत हुआ है, क्योंकि अब हमें प्रेरक जिला बनाना है, प्रेरक स्कूल बनाना है। उसके लिए हमारे टीचर्स ने अपनी पढ़ाई में काफ़ी परिवर्तन किया है। बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और बनारस में तो एक नई चीज़ हुई, यहाँ पे अभिभावकों के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी हमने पिछले समय में अभिभावकों की भी मिशन प्रेरणा की परीक्षा कराई है, बच्चों की कराई है। बच्चों का मूल्यांकन हो, असेसमेंट हो रहा है। हमारे पास एक एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, हर बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है। उसके फादर का भी हमने मूल्यांकन किया और उनको मिशन प्रेरणा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड प्रश्न दिए ताकि अभिभावक का भी इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि हमारा बच्चा स्कूल में तो मात्र 6 घंटे ही रहता है, 18 घंटा वो अपने अभिभावक, अपने माता पिता के साथ रहता है। तो हम चाहते हैं कि अभिभावक भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाएं। और आगामी 2 अक्टूबर को हम जनपद को प्रेरक जनपद घोषित करने जा रहे हैं। प्रेरक जनपद का आशय उस जनपद से है जिसमें कि 80% बच्चे उस स्कूल के, उस कक्षा के, उन्होंने जो सिलेबस दिया गया, कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है, 2 का भी है, 3 का है, 4 का, 5 का, जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है उस कैपेबिलिटी को बच्चे ने प्राप्त कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा में कितने सारे परिवर्तन किए गए हैं
और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जी, तो ये लक्ष्य जो आप लोग निर्धारित करते हैं, तो क्या लक्ष्य होता है बच्चों के लिए? जैसे कक्षा 1 में 5 शब्द बच्चे को आना चाहिए, हिंदी के 5 शब्दों को पहचान ले, गणित के 5 शब्दों को पहचान ले। कक्षा 2 में 20 शब्द को प्रति मिनट के हिसाब से पहचान ले, साधारण जोड़ और घटाना को जान जाए। कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट और हासिल के जोड़ घटाना को जान जाए। कक्षा 4 में जो भी अनुच्छेद है, बड़े छोटे अनुच्छेदों से 75% जान जाए, और गणित के सवालों को जितने भी सिलेबस हैं 75%, और इसी तरह से कक्षा 5 में 75% पूरे सिलेबस का और बड़े अनुच्छेदों को पढ़ने का, और गणित के सिलेबस का 75% बच्चे को आता है, तो वो प्रेरणा लक्ष्य माना जाता है। ये शासन ने निर्धारित किया है। तो हम इसी पर काम कर रहे हैं कि आगामी 2 अक्टूबर तक हम प्रयास करेंगे कि हमारे स्कूलों के लगभग 80% बच्चे प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और बनारस में हम लोगों ने एक और नई पहल की है। अभी तक शासन के द्वारा जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। हम लोगों ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी प्रेरणा लक्ष्य बनाए हैं, और आगामी 4-5 तारीख को हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है। हम उनको पेपर देंगे और उनकी परीक्षा लेंगे। इसके बाद उनका मूल्यांकन करेंगे, उनके गार्जियंस का भी हम उनका मूल्यांकन करेंगे, उनकी भी परीक्षा लेंगे, ताकि हम बच्चों को, स्कूल को, जनपद को प्रेरक जनपद बना सकें। निश्चित रूप से हमारी उम्मीद भी है कि आपका यह सोच, आपका यह मिशन सफल होगा, और वाराणसी निरंतर प्रगति पथ पर है और चातुर्दिक प्रगति हो रहा है हमारे इस जनपद में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और खास करके बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में भी चातुर्दिक विकास संभव है, और आपका कुशल नेतृत्व है। अब थोड़ी ये हम जान लें कि आप देखते हैं शिक्षा लेने के बाद कई लोग सिर्फ डिग्रीधारी बन जाते हैं। एक अच्छे इंसान का निर्माण हो, एक अच्छा मानव बने, जिसके अंदर देश के प्रति समर्पण हो, जिसके अंदर पर्यावरण की सूझबूझ हो, जिसके अंदर अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में और तमाम जो दायित्व हैं और कर्तव्य हैं उनके प्रति वह सचेत हो, जागरूक हो। तो इस तरह की शिक्षा हम लोग देख रहे हैं। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मोरल एजुकेशन की बात नहीं रह रही है। नैतिक शिक्षा गायब है। हम अपने बड़ों का आदर नहीं कर पाते हैं, हम अपने पर्यावरण की संरक्षण नहीं कर पाते हैं, जबकि ये वैश्विक चुनौती है अभी हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए। पर्यावरण को लेकर तमाम खतरे हैं, जल संरक्षण की बात है, प्रदूषण रोकना है, और जो सिविक सेंस है हम लोग देख रहे हैं। हमारे ही बीच के तमाम लोग हैं, सड़कों पे चलते हैं, उन्हें पता है कि जब भी हम मोटर वाहन यूज करते हैं तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, लगाते नहीं हैं। हमें बाएं चलना चाहिए, चलते नहीं हैं। हमें रेड लाइट जंप नहीं करना चाहिए, कर लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा एक तरह से बुनियादी शिक्षा है, और यहीं से अगर हम बच्चों को ट्रेंड करें तो वे एक सच्चे और अच्छे नागरिक बनेंगे देश के लिए। तो क्या ये जो किताबी ज्ञान है, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है, उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास कोई मिशन, विजन या प्लान है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अभी जब तक बच्चों में प्राइमरी लेवल से ही अगर ये बातें, ये बुनियादी चीज़, बुनियादी सवाल, और बच्चे को जीने के लिए, समाज में सरवाइव करने के लिए जिन प्रश्नों को उठाया आपने, ये सारा बहुत ज़रूरी है। अब नैतिक शिक्षा का हम लोगों ने विषय भी एक रख दिया है, और इससे संबंधित गतिविधियाँ भी स्कूलों में कराई जा रही है। अभी टोबैको पर एक प्रतियोगिता हो रही है। हमारी रोड सेफ्टी के बारे में स्कूलों में लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। बच्चों को कैसे समाज के प्रति एक जिम्मेदार, देखिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था केवल इंजीनियर और डॉक्टर बनाती है, इंसान नहीं बनाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संवेदनशील इंसान बनाया जाता है। वैसे भी ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन हमारे विभाग का नाम है। तो हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो बच्चा बने सर्वांगीण रूप से मजबूत बने, सशक्त बने शारीरिक और मानसिक रूप से, और उसमें संवेदनशीलता हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सिलेबस में ही इसको डाल दिया है, और बच्चों के माध्यम से हम उनके अभिभावकों और दोनों को मोटिवेट करते हैं कि साफ सफाई से लेके एक बेहतर नागरिक बनने की जो प्रक्रिया है वो सारा कुछ हम बच्चों को कराएं, और बेहतर नागरिक बन के बच्चे समाज में अपना योगदान दे सकें, अपने परिवार को आगे ले जा सकें। इन्हीं सब बातों के साथ हम बेसिक शिक्षा को नई दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या बात! निश्चित रूप से ये हम सब की और पूरे समाज की ये महती जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे जो हैं कल के भविष्य हैं, वही राष्ट्र निर्माता बनेंगे, और उनके कंधे पर इस देश की जवाबदेही, जिम्मेदारी है। और वे जब तक सशक्त, मजबूत और जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ दिखावे की रह जाएंगी, सिर्फ छलावा होगा। और इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम सब इस तंत्र के हिस्सा हैं, तो हम सब की भी जिम्मेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम अपने कर्तव्यों को लेकर जितना जागरूक नहीं रहते हैं, अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझे। आज
बेसिक शिक्षा के बारे में इतने सारगर्भित जानकारी देने के लिए आप स्टूडियो में आए श्री राकेश सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा एक सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है और इसकी कीर्ति को फैलाने में आप सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।